कि मैडम हमारे बात का जवाब देके उन्होंने क्यों गोबर लिपा, जब हमारी बहनों को ही जरूरत नहीं थी उस गोबर की, उन्हें एसी की जरूरत थी, एसी देने का काम मैडम ने वो करा नहीं। देखो, जाटों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव करा है, हमेशा बीजेपी ने जाटों को दबाया है। जाटों की जमीन है, द्वारका एरिया की वो जमीनें हैं जहाँ वीर सावरकर का कॉलेज बन रहा है। अगर नामकरण करना ही तो था, महाराजा सूरजमल हमारे दादा का नाम करते आप उन कॉलेजों में। निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े लोगों को एडमिशन्स में भी, पीएचडी के और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट में भी बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर गलत हो तो मेरा प्रूफ करो और आप मुझे जेल में डालो, आप भी कानून का इस्तेमाल करो, हम भी कानून का इस्तेमाल करें। एक आम घर का बच्चा आगे आकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतता है तो वो बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी को खतरे में डालने का काम करता है, उनके बच्चों की कुर्सी को डालने का काम करता है। राहुल जी देश के अगले प्रधानमंत्री होने वाले, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो मैं ट्रोलर्स को कुत्ते भी नहीं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आज पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में हमारे साथ है रौनक खत्री, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रधान हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, आप स्टूडियो में आए। अब मेरे जो सवाल है वो पहला सवाल यही है, 2017 के बाद अब एनएसयूआई का कोई प्रधान यहाँ चुना गया है। क्या कारण मानते हैं इतने वर्ष लगे जीत को? इतने वर्ष तो नहीं कहेंगे जी। जिस हम्म। प्रकार सरकार की तानाशाही हम्म। हमें देखने को मिलती है, उसी प्रकार डीयू के प्रशासन में भी वो तानाशाही थी कि प्रोफेसर्स जो आज भी बहुत ही एग्रेसिवली सिर्फ एक संगठन को प्रमोट करते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे कोई राजनीतिक दल सरकारी संस्थानों में या किसी भी विश्वविद्यालयों में ना उठे, तो उसको दबाने के लिए हर रूप से उनका प्रयास रहता है। पर अब की बार उनके सारे प्रयास हमने फेल करके दिखाए हैं। जितने प्रोफेसर थे, अभी भी उन्होंने वोट मांगी, पर हम्म। छात्रों ने उनकी वोट मांगना दरकिनार करके रौनक खत्री को जिताकर भेजा है। मालूम हुआ कि 1 जी। साल पहले आप पानी को लेकर या पानी की कमी को लेकर इस तरह काम करते रहे। यानी आपकी जो एक्टिवनेस जो वो है वो चुनाव के दौरान नहीं रही, 1 साल पहले रही। जी, निश्चित तौर पर यह सच्चाई है। हमने चुनाव के लिए कभी प्रयास नहीं करे कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम सेवा करें। हमारा मकसद था कि अच्छी राजनीति, अच्छा बदलाव हम स्टूडेंट्स को दें, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट को दें। प्रमुख मुद्दे हमारे पीने का पानी, हुँ। क्लासरूम्स के अंदर बैठने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एसी इंक्लूड होते हैं, बेंचेस इंक्लूड होते हैं। उसके बाद अच्छी टीचिंग की फैकल्टी, उसके बाद जो स्टूडेंट आगे प्रोफेसर के लिए नियुक्त होना चाहता है उस भर्ती में ट्रांसपेरेंसी हो, एडमिशन्स में ट्रांसपेरेंसी हो, प्लेसमेंट सेल अच्छा हो। तो ये सारे प्रयास हमारे मुख्य मुद्दों में हमेशा रहे हैं। 1 साल पहले आपने तैयारी कर दी थी प्रधानी के लिए? तैयारी तो जी शुरू से, जिस दिन एडमिशन लिया था उसी दिन से हमारा प्रयास प्रधान बनने का नहीं था। हमारा हुँ। प्रयास था कि हम एक अच्छा बदलाव स्टूडेंट्स को दें, चाहे वो मैं दूं चाहे वो कोई और साथी दे। मैं तो हुँ। हर चैनल पे ये बात कहता आ रहा हूँ कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में या आगे देश में भी बदलाव अच्छे होंगे, जहां हमारी जरूरत ही नहीं होगी, तो हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर काम सारे अच्छे हो रखे हों, बच्चों को बदलाव की जरूरत ही ना हो, जो चीजें खराब राजनीति के तहत चल रही हैं उसको सुधारने की जरूरत ना हो, तो ना रौनक खत्री की जरूरत है और ना ही किसी अन्य नेता की जरूरत है। पर हुँ। अगर गलत आवाज हो रही है या गलत चीजों की जो है इम्प्रूवमेंट हमें नहीं देखने को मिल रही है, तो वहां पर आपको रौनक खत्री भी खड़ा मिलेगा हर जगह पे जहां पर बुलंदगी की आवाज की जरूरत होगी, बदलाव की जरूरत होगी। साथ ही साथ हर वो छात्र नेता दिखेगा जो देश में बदलाव चाहता आपकी एक बड़ी वीडियो वायरल हुई, प्रिंसिपल के दफ्तर में आप है। पहुँचते हैं। अब उनके कार्यालय में आप गोबर लगाते हैं। अब एक प्रिंसिपल जी की भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो भी किसी कक्ष में जाके गोबर का लेप लगा रही होती दीवार पे कि इससे तो ठंडा रहेगा जो आवरण है किसी कमरे का। अब ये आपने कहाँ से सोचा, कहाँ से आपको ये आइडिया आया? आइडिया नहीं आया था जी, आइडिया मैडम को आया था। उन्होंने कहीं से रिसर्च कराई थी अपने पीएचडी स्कॉलर से, जो आज तक उन्होंने नाम तक नहीं बताए। हुँ। उन्होंने उस लिस्ट को यूज करते हुए रिपोर्ट को उन्होंने क्लासरूम्स के अंदर गोबर लीपने का काम करा। अच्छा, ये क्लास में उन्होंने पढ़ाया भी है? पढ़ाया नहीं उन्होंने, उन्होंने हुँ। गोबर लीपा। एक हुँ। रिसर्च कराई, उस रिसर्च के तहत गोबर लीपा। हुँ। गोबर लीपने के बाद उन्होंने कहा कि बच्चे अब इस गोबर वाली कक्षा में पढ़ेंगे। हुँ। जिसका विरोध सिर्फ रौनक खत्री ने नहीं, लक्ष्मीबाई की पढ़ रही हर एक हमारी बहन ने किया कि हम गोबर वाली क्लासरूम में नहीं पढ़ेंगे। हुँ। अगले दिन जैसे मैं जाता हूँ गोबर लीपने के लिए, तो पहले तो हमारा प्रयास रहता है कि हम मैडम से जाकर बात करें
कि मैडम हमारे बात का जवाब देके उन्होंने क्यों गोबर लिपा, जब हमारी बहनों को ही जरूरत नहीं थी उस गोबर की। उन्हें एसी की जरूरत थी, एसी देने का काम मैडम ने करा नहीं, बल्कि इन रिटर्न गोबर देने का काम मैडम ने करा। अब मैडम हमें मिलती नहीं है, वहां पर अपनी चेयर पे नहीं बैठी होती हैं वो। हमने उनको बुलाया कि आप आए, हम आपसे बात करने आए हैं, मैडम फिर भी नहीं आती है। तो लास्ट में फिर हमने जो रिसर्च उन्होंने करी थी, हमें ये संदेश दे के आए उनको कि वो रिसर्च पहले आपके अपने ऑफिस से शुरुआत होनी चाहिए, फिर छात्रों के कमरों तक जानी चाहिए। हुँ। और फिर आपके कार्यालय में जो एबीवीपी से जो आपके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने भी गोबर लगा दिया था? देखो वो उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है, किस प्रकार से वो बौखलाए हुए हैं। छात्रों की मुद्दों के लिए रौनक खत्री लक्ष्मीबाई कॉलेज जाता है कि बच्चे वहाँ, हमारी बहनें वहाँ क्लासरूम के अंदर एसी में पढ़े, और वहीं जो दूसरा राजनीतिक दल है, वो ये दर्शाता है कि वे प्रिंसिपल का समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने गोबर लिपा है। वे इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि जो वेटिंग एरिया है डुस्सू ऑफिस का, जहाँ छात्र बैठते हैं, हुँ, इंतजार करते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं, वो एक डिस्कशन रूम है, उस डिस्कशन रूम पे गोबर लीपने का काम करा ताकि बच्चे वहां ना बैठ पाए। हुँ। तो मतलब वो जो दूसरा राजनीतिक दल है, वो तो स्टूडेंट हित की बात तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई स्टूडेंट हित की बात करने का प्रयास भी कर रहा है तो उसको रोकने में वो सबसे आगे है। तो क्या ऐसे खींचतान हुई? आपने उन व्यक्ति से बात की जो चुनाव लड़ चुके हैं, आपके प्रतिद्वंदी रहे थे? मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा, जितनी मैं बात करूंगा उनका प्रयास सोशल मीडिया के जरिए लाइमलाइट और पीआर बटोरने का है। वे हुँ। पीआर के नेता हैं, हम जमीनी स्तर के नेता हैं। आप हमारा मुकाबला करना चाहते हैं तो आप जमीन पर आकर कीजिए, मुद्दों को सुलझा के दिखाइए। वही दिल्ली विश्वविद्यालय उम्मीद रखता है हर एक छात्र नेता से। हुँ। मैं हरियाणा में देखती हूँ सांसदीय का चुनाव, विधायकी का चुनाव और फिर जब मैं हरियाणा से थोड़ा बाहर आके देखती हूँ डूसू का चुनाव। बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कोई सांसद का चुनाव हो रहा हो, सांसदी से भी बड़ा चुनाव कहूँ मैं। बड़े-बड़े बैनर हैं, सड़क पे मुझे हर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके मुझे सब पोस्टर से नज़र आ रहे हैं। कितना खर्चा हो जाता है? करोड़ों का मानूँ मैं। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, लाव-लश्कर हैं। देखो जी, ये एक तो संसद का चुनाव मैं नहीं मानूंगा। मैं हुँ, तो कहूंगा डुस्सू का चुनाव सीएम के चुनाव के बराबर होता है दिल्ली के, अच्छा। क्योंकि पूरा एरिया दिल्ली का कवर करना पड़ता है, हाँ। हर एक वर्ग का छात्र कवर करना पड़ता है। साथ ही साथ जब खर्चे की बात आती है तो खर्चा कभी भी कोई भी डुस्सू कैंडिडेट अपनी जेब से नहीं करता। हुँ, उसका अपना फ्रेंड सर्कल, उसका भाईचारा, उसके रिश्तेदार, उसके रिलेटिव्स उसको उस चुनाव में मदद करते हैं, और चुनाव जीतने के लिए चाहे धन बल की जरूरत हो, चाहे मसल बल की जरूरत हो, वो हर तरीके से उसके साथ खड़े मिलते हैं। मसल बल की ज़रूरत। हाँ जी, ऐसा क्यों? मसल अब साथी हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, हम तो छात्र हैं, मैंने तो कभी लड़ाई झगड़े की चीज़ों को हुँ, प्रमोट नहीं हुँ, करा। हुँ। पर दूसरे राजनीतिक दल, चाहे कोई भी विरोधी पार्टी हो, वो हुँ। चाहती है कि अपने मसल बल के ज़रिए हम इसको दबाने का प्रयास करें, पर वो भी विफल रहे उनके। हुँ, हुँ, हुँ। जी। तो ऐसा इस तरह डूसू का जो इलेक्शन है वो इतने ताम-झाम के साथ, इतने एक बाहुबली टाइप जो साउथ की फ़िल्मों में दिखते हैं ना हमें इतनी कम-कम उम्र के जो हीरो निकल के आते हैं, पूरा लाव-लश्कर, इतनी सारी गाड़ियाँ, फिर एक धमाकेदार गाना सा बजता है। ऐसी फीलिंग के साथ क्यों होता है? ये तो जी सोशल मीडिया का ज़माना है, आज के टाइम पे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लाइक करने लगे हैं, हुँ, और सबकी अपनी पीआर की टीम होती है, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, उनके अपने साथी होते हैं, जो उस हुँ, तरीके को कैंडिडेट को दिखाते हैं। अब छात्र है, छात्र कहाँ से सीखता है? हुँ, बड़े-बड़े राजनेताओं से, एमपी से, सीएम से, सांसद से, प्रधानमंत्री से। हुँ, हुँ, हमारे प्रधानमंत्री रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों में तो नहीं, पर रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में तो वो घूमते हैं, हुँ, और वो भी बुलेट प्रूफ। खैर उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए, हम उसका समर्थन भी करते हैं। पर एक छात्र नेता भी अपने प्रधानमंत्री से ही सीखता है कैसे काफ़िले में चला जाए। हुँ। जी। अब इस विश्वविद्यालय से कई सारे नेता निकले देश की राजनीति में, राजनीति के शीर्ष में मैं कहूँ उन्होंने अपना नाम भी कमाया है। आप आगे क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि आपके जो तमाम मुद्दे रहते हैं बहुत एक लोकल इश्यू के मुद्दे रहते हैं, छात्रों से जुड़े हुए, एसी लग जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। आपने क्या एम रखा है फिलहाल? एम कुछ नहीं है जी, एम बदलाव का है। जहाँ-जहाँ बदलाव की ज़रूरत होगी, हमारा मकसद सिर्फ़ चुनाव लड़ना नहीं है। हमारा मकसद देश के अंदर एक अच्छी राजनीतिक विचारधारा को प्रमोट करना है, जो बदलाव की और काम की बात करे। हुँ, जो ना सिर्फ जाति धर्म में लोगों को बाँट कर एक दरकिनार कर दे। हमारा मकसद है जो छात्र पढ़ रहा है उसको अच्छी शिक्षा मिले, जो युवा रोज़गार माँग रहा है उसको रोज़गार मिले, रोज़गार मिलने के बाद उसकी मेंटल पीस के लिए सरकार कितना काम करती है, वो उसको मेंटल पीस मिले। तो हर एक
स्टूडेंट की, हर एक नेता की अपनी विचारधारा है। हमारी विचारधारा केवल विकास की है। उस विकास की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अगर चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। जनता का समर्थन होगा तो जीत के भी आएँगे। हुँ। आपकी लोकसभा मैं कहूँ कि रिज़र्व है, नरेला और विधानसभा रिज़र्व नहीं है। वहाँ से कोई चांस आपका मान सकते हैं? समय निर्धारित करता है। आज मैं ये नहीं कहूँगा रौनक खत्री विधानसभा की तैयारी करेगा, रौनक खत्री लोकसभा की तैयारी करेगा। हुँ, रौनक खत्री देश में बदलाव लाने का काम करेगा। हुँ। और देश में बदलाव जब लेकर आएँगे, तो हर क्षेत्र के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, सिर्फ़ हमारी विधानसभा या लोकसभा के नहीं। तो जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में मौका मिलेगा, वहाँ निश्चित रूप से हम आगे चलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हुँ। जो किसी पार्टी से या किसी दल से छात्र नेता चुने जाते हैं, क्या वो उस दल, उस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं? उनकी इंडिविजुअल सोच आगे बढ़ पाती है या उनकी इंडिविजुअल सोच बन पाती है? शायद अगर आज आप रौनक खत्री से बात कर रहे हैं, तो आप रौनक खत्री के कामों के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, हुँ, रादर देन उसकी पॉलिटिकल विचारधारा और उसकी पॉलिटिकल पार्टी की सोच के बारे में। हुँ, तो निश्चित तौर पे अगर हम काम करते हैं, तो एक इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। लोगों को नेता ज़्यादा पसंद है रादर देन पार्टियों से। हुँ, तो हम जनता के लिए काम करते आ रहे हैं और जनता के प्रेमी बनकर रहेंगे हमेशा। तो निश्चित तौर पर पार्टी अपने आप उभरेंगी। हुँ। एक और नाम कन्हैया कुमार। दिल्ली के विश्वविद्यालयों का जब ज़िक्र होता है तो उनका भी ज़िक्र होता है। हमने उनको भी देखा अब सरकार से सवाल करते हुए, नेशनल मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए, सरकार को घेरते हुए। दूसरी ओर हम रौनक खत्री को देख रहे हैं जो बहुत लोकल मुद्दे मसलों को लेके हम सबके बीच में हैं। आप इन दोनों बातों को किस तरह जो है इन दोनों बातों में आप किस तरह अंतर पाते हैं? देखिए, कन्हैया जी देश के मुद्दों की बात करते हैं। हुँ, हम अभी छात्र हैं, हम छात्र मुद्दों की बात कर रहे हैं और हम आगे भी छात्र मुद्दों की बात करेंगे, पर उसके साथ में सप्लीमेंट्री हम देश के मुद्दों की भी बात करेंगे। जब-जब देश के मुद्दों पर बात करने की बात आई है, तब हमने अपनी बात रखी है, चाहे वो अभी पहलगाम में हुए हमले को लेकर हो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो, तो हर जगह हमने प्रमुख रूप से अपनी भागीदारी निभाई है और आने वाले समय में और बढ़ाएँगे। हुँ। ऐसे भीड़ जुटानी बहुत सारे युवाओं को अपने साथ जोड़ना, ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा या बड़ा आसान रहा? देखिए, युवाओं को जोड़ना ना मुश्किल रहा, ना आसान रहा। युवाओं को आपकी विचारधारा पसंद आनी चाहिए। विचारधारा काम की और विचारधारा सबके भले की। तो वो पसंद आई, कारवां अपने आप जुड़ता गया। वो हुँ, कहते हैं एक शेरो शायरी में, मैं तो अकेला ही चला था इस मंजिल में, कारवां अपने आप जुड़ता गया। तो वही हुँ। सीन हमारे साथ था। तो फिर किसी भी प्रोग्राम को आप प्लान किस तरह से करते हैं कि एक व्यक्ति के ज़रिए दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुँचाया जाए? ये ऐसे किस तरह से चेन अब बनती तो जी जाती है? टीम इतनी बढ़ चुकी है कि हुँ, पूरे देश की अगर मैं बात करूँ, तो जिस भी राज्य में हम जाएँगे, तो 2000 से कम राज्य में हमारे साथ लोग नहीं जुड़े हों, ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, मैं जिस भी राज्य में जाना चाहता हूँ, वहाँ पर लोग पहले से ही स्वागत करने के लिए मुझे बुलाना चाहते हैं हुँ, और अच्छी संख्या में, कम से कम 2000 लोगों की संख्या में। हुँ। तो लोग जुड़ते जा रहे हैं, इसी तरीके से देश भी बदलने का काम करेंगे। आपकी इतनी चर्चा, सोशल मीडिया पर आप इतने ज़्यादा एक्टिव, अब ये आप एक सोची-समझी रणनीति से चल रहे हैं क्या? पीआर भी हो, साथ-साथ सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस भी हो, ज़मीनी स्तर पर भी लोगों के बीच में हो आप या छात्रों के बीच में हो आप? नहीं जी, हम काम कर रहे हैं तो वो दिख रहा है। हुँ, अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो हम दिखाएँगे क्या? और काम इसलिए नहीं कर रहे कि हम दिखा सकें, क्योंकि काम तो हमने पहले भी किया था। और मैं तो कहूँगा कि डुस्सू में आने के बाद आज तक मैंने कोई रिट पिटीशन फाइल नहीं करी थी, पर डुस्सू से जीतने से पहले मैंने हुँ। कोर्ट केस फाइल कर रखा था। तो काम तो हम पहले भी कर रहे थे, ये काम केस एसी वाले मसले का जी, था। एसी वाले हुँ, मसले का था। तो काम तो हम पहले भी कर रहे थे, वो दिखाने के लिए काम नहीं था। काम हम आज भी कर रहे हैं, वो भी दिखाने के लिए नहीं है। पर आज उसकी रीच ज़्यादा है, तो कुछ पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों को ऐसा लगता है कि हम दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हुँ। आपने एसी पर आवाज़ मुखर की, पानी की व्यवस्था पर आवाज़ मुखर की। क्या इन सब के समाधान के लिए ब दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से बजट की कमी बताई गई? बजट की क्या कमी नहीं कारण बताई बताया गई, गया? नीयत की कमी हमें देखने को हुँ, मिली। बजट सरकार के पास भी और हमारे वीसी साहब के पास भी भरपूर मात्रा में है। कमी मिली तो उनकी नीयत के अंदर, जो छात्रों को अच्छी सुविधा नहीं देना चाहते। अगर उनका बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उनकी क्लासरूम के अंदर तो एसी है, वो भी इस बात को जानते हैं कि हुँ, जिस क्लास में उनका बच्चा बैठ के क्लास ले रहा है, उस क्लास में एसी है, पर जो दूर-दराज के इलाकों के कॉलेजेस हैं,
वहाँ उन क्लासेस के अंदर एसी नहीं है जिसकी मांग रौनक खत्री कर रहा है उनसे। कोई समाधान नहीं इसका? अभी तक कोई समाधान नहीं किया। मटके पानी के आप खुद लेकर आए अपनी वजह मटके से? मटकों के पानी में, और वैसे जनरल अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो वाटर कूलर की संख्या भी कॉलेजों में बढ़ाई गई है। हुँ। पानी की व्यवस्था भी ठीक करी गई है, पर अभी भी कमी है। उसको सुधारने के लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। ये सारा खर्चा आपने खुद किया? हाँ, निश्चित तौर पर अपनी जो भाईचारे का समर्थन है, बहनों का समर्थन है, सबके कंट्रीब्यूशन से करा है। तो क्या प्रधान बनने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से फंड नहीं, नहीं दिया ब्रिटिश जाता है? विश्वविद्यालय फंड देता है। हुँ। 25 लाख रुपए का फंड डुस्सू को अलॉट होता है 1 साल के लिए? 1 साल के लिए। हुँ, उसमें से आपको अलग-अलग हेड्स मिलते हैं। एकेडमिक रिसर्च का है उसमें, हुँ, कल्चरल प्रोग्राम्स का है, डिबेट सेमिनार ऑर्गेनाइज कराने का है, जो एक आम तौर पर 4 लोगों में बँटता है और देखा जाए तो बहुत कम है। हम नेतृत्व 7 लाख लोगों का करते हैं, और हुँ, 7 लाख लोगों पर अगर बात करेंगे तो डुस्सू के पास मात्र 4 रुपए, 4 भी नहीं, साढ़े 3 रुपए एक स्टूडेंट पर खर्च करने के लिए पैसे मिलते हैं। हुँ। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे। क्या कोई राजनीति में रहा? राजनीतिक में 2019 में मेरे ताऊजी रहे थे। उन्होंने निगम पार्षद का चुनाव लड़ा था और वो सेकंड रनर अप रहे थे। उसके अलावा मेरा भाई सागर जो है, अपने स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से प्रेसिडेंट का भी चुनाव लड़ा था। वो भी ताऊ का ही बेटा है, सगा हमारा एक ही फैमिली है, तो कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। हुँ। तो ये राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। पॉलिटिक्स का एक तरह से मतलब कोई ऐसा ज़्यादा पहचाना जाने वाला परिवार नहीं रहा। रहा है जी, अपने क्षेत्र में तो रहा है, नरेला में तो रहा हुँ, है, पर हाँ, दिल्ली में अब आवाज़ उठाने के लिए, और अब तो देश में हमारा परिवार और नाम जाना जा रहा है। हुँ। अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था, उसमें प्रवेश वर्मा बड़ा नाम चर्चा में रहा। लेकिन रिज़ल्ट आया और फिर सीएम बनती हैं रेखा गुप्ता जी। तो यहाँ से प्रश्न ये रहा कि क्या दिल्ली में जो जाट समुदाय है, वो बीजेपी का बड़ा सॉफ्ट टारगेट है? देखो, ये जाटों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव करा है। हमेशा बीजेपी ने जाटों को दबाया है। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। प्रवेश वर्मा, हर एक जो देहात का व्यक्ति था, ये उम्मीद लगा रहा था जब सीटें आई कि प्रवेश वर्मा जी को दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा, और जो साहब हुँ, सिंह वर्मा की जो छवि है, उसको प्रवेश वर्मा जी आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। जबकि उसी देहात में, उसी जाट बेल्ट वाली सीटों ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिता हुँ, करके भेजा था। इसी उम्मीद के साथ कि अब की बार जाट समुदाय के एक नेता जैसे साहब सिंह वर्मा रहे थे, हर समुदाय के नेता रहे थे और बुलंदगी के साथ आवाज उठाते थे, उसी तरीके से प्रवेश वर्मा भी उठाएंगे। ये आवाज जनता की थी, हुँ। पर उस जनता की आवाज को पैरों तले कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के उच्च जो इनके नेता हैं, उन्होंने करके दिखाया है। हुँ। एक कॉलेज जिनके नाम को लेकर भी काफ़ी विवाद चल रहा है। अब वीर सावरकर उस कॉलेज का नाम रखा जा जी, रहा है। इसका भी काफ़ी विरोध हो रहा है। जी। तो आपका इस पर क्या सोचना है? मेरा सोचना इस पर ऐसा है जी, वो जाटों की ज़मीन है, द्वारका एरिया की वो ज़मीनें हैं, हुँ, जहाँ वीर सावरकर का कॉलेज बन रहा है। अगर नामकरण करना ही तो था, महाराजा सूरजमल हमारे दादा का नाम करते आप उन कॉलेजों में। आपने रिज़र्वेशन तो दी है, 1% स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ेंगे जो लोकल एरिया से बिलॉन्ग कर रहे होंगे, हुँ, पर नामकरण भी तो जाट समुदाय डिज़र्व करता है। आप क्यों ऐसे इतिहास को मिटाना चाहते हो, जो जाटों ने हमेशा से प्रखर तरीके से उठाया और देश में नाम कमाया है? परंतु पॉलिटिकल पार्टीज, केवल एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, उस जाट समुदाय को बांटने में और तोड़ने में सबसे आगे नजर आ रही है। हुँ। अच्छा, डूसू इलेक्शन में भी अगर हम जातीय फैक्टर की बात करें, तो ऐसे गुज्जर और जाट का रहता है मतलब इस तरह वाला ये फैक्टर या जाटों टसल? का और गुज्जर का प्यार भी बहुत है। हाँ, प्यार तो बहुत है। ठीक है जी, जब दोस्ती होती है तो प्यार भी बड़े अच्छे से होता है, और जब दुश्मनी होती है तो वो दुश्मनी भी बहुत अच्छे से डुस्सू के चुनाव में निभाई जाती है। पर चुनाव के बाद सब दोस्त हो जाते हैं, फिर कोई दुश्मनी नहीं रहती। चुनाव तक सबके अपने राजनीतिक दल होते हैं, अपने कैंडिडेट होते हैं, तो उसको वो सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई मनभेद और मतभेद नहीं है। बाद में अच्छे से मुलाकात होती है उन बाद सब में भी लोगों होती है, से? पहले भी होती है। चुनाव के हुँ। दौरान बस बँट जाते हैं, कैंडिडेट्स के साथ लग जाते हैं। हुँ। एक आरोप ये भी लगता है कि जो विश्वविद्यालयों में जो भर्तियाँ हो रही हैं जो प्रोफ़ेसर्स की, वो कहीं न कहीं आरएसएस से जुड़े होते हैं या उन्हीं लोगों को तरजीह मिलती है, सच है? निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े लोगों को
एडमिशन्स में भी पीएचडी के और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट में भी बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और विरोध सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम दूसरे राजनीतिक दल के हैं, हम विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि शिक्षा के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की माइलेज इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो शिक्षा इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रन करने लग जाए, उनको चलाने लग जाए, उन पर अपनी दादागिरी जमाने लग जाए। क्योंकि ये बच्चों का स्थान है। एजुकेशन भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप उस पर आरएसएस और एबीवीपी जैसे पॉलिटिकल संगठन, चाहे वो कोई भी हो, वो एक दिमक की तरह काम कर रहे हैं जो इसको अंदर से खोखला बना रहे हैं। आपकी कई वीडियोस देखी। एक तो ये गोबर लगाने वाली दीवार पे, दूसरी थी कि कहीं से कोई कुछ रिसिप्ट वगैरह छात्र ले रहे थे। अब खिड़की थी जिस खिड़की को आप तोड़ते हैं, एक जगह आप पोस्टर हटाते हैं डंडे से। तो एक प्रश्न ये भी है कि रौनक खत्री बहुत शालीनता के साथ अ, एक तरह से जो उनके भाव होते हैं, उनमें थोड़ी नरमाई के साथ पेश आ सकते हैं। देखो जी, नरमाई वहाँ दिखाई जाती है जब एक आवाज में हमारी बात को मान लिया जाए, और गरमाई वहाँ दिखाई जाती है जब आवाज भी ना सुनी जाए, ना बात रिक्वेस्ट के माध्यम से सुनी जाए, ना लेटर्स के माध्यम से सुनी जाए, ना आप कथनी सुन रहे हो हमारी, ना आप लिखित सुन रहे हो हमारा। तब वहां पर आक्रोश एक नॉर्मल आदमी को भी आ जाएगा। तो हमें तो आक्रोश की वहां जरूरत पड़ती है जब हमारी बात को नहीं सुना जाता। जब सुन लिया जाता है तो हम तो खुशी खुशी उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और उस अध्यापक की और प्रोफेसर का गुणगान करते हैं पूरे विश्वविद्यालय में, इन्होंने हमारे काम को सफल बनाया। तो क्या कोई शिकायत पेश की जाती है आपके प्रोफेसर्स की ओर से? शिकायत तो जी वो थाने में करते हैं, पॉलिटिकल हुँ, संगठनों से प्रोफेसर्स आजकल हो रखे हैं, थानों में वो शिकायत दर्ज करते हैं, पर उस पर अल्टीमेटम एट लास्ट तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि गलती तो मेरी कुछ है ही नहीं। हुँ, गलती हो तो सकता है आज तक मेरे को जेल में भी डाल दे, और मैं तो कह रहा हूँ अगर गलत हो तो मेरा प्रूफ करो और आप मुझे जेल में डालो। आप भी कानून का इस्तेमाल करो, हम भी कानून का इस्तेमाल करेंगे। हुँ। कितने केस हो चुके हैं अगर आप बता कोई सकें केस तो? नहीं हुआ मेरे ऊपर आज तक। कोई केस नहीं हुआ? नहीं। सिर्फ़ ऐसे आपको ले जाते हैं, पुलिसकर्मी आ जाते हैं हाँ, जब आप ऐसा बिठाते हैं कोई। वहाँ, चाय पिलाते हैं आराम से पुलिस वाले, अच्छा। और चाय पिलाकर फिर भेज देते हैं। मैं तो कहता हूँ जी अपराध तो बताओ आप लेके जा रहे हो। हुँ, फिर कहते हैं नहीं जी हम तो चाय पिलाने लेके जा रहे हैं। हुँ। ऐसे जब भी आप गुज़र रहे होते हैं तो लोग आपके साथ सेल्फ़ी लेना चाह रहे होते हैं, भीड़ जुट जाती है, ये देख के अच्छा लगता है। वो हरियाणवी में कटोरे में आ जाओ सो। नहीं, मैं तो टोरे में नहीं आता, हाँ। पर हाँ, जो फ़ोटो लेना चाहता है, वीडियो लेना चाहता है, हम उसे खुशी-खुशी हमेशा खिंचवाते हैं। हाँ, तो एक स्टार फीलिंग नहीं है ऐसा। नहीं जी, ज़मीन से जुड़े रहेंगे हमेशा, स्टार बन हुँ। जाएँगे तो ज़मीन को भूल जाएँगे। जी। राहुल गांधी कई दिन पहले मिले थे आपसे, और शायद मैं कहूँ कि ये पहली दफा हम देख रहे हैं किसी छात्र संघ के किसी दफ्तर में राहुल गांधी आए हों। जी। अब क्या बातचीत हुई उनसे और उनसे किस तरह से आपकी मुलाकात हुई? वो जी राहुल गांधी तो मिलते रहते हैं हमसे, अच्छा, और मिलते रहते हैं। हाँ जी, जो भी डिस्कशंस होते हैं हम उनके साथ करते हैं। और मैं तो उनका धन्यवाद करूँगा कि छात्रों को इतनी उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है कि हमारी बात को वो सुन रहे हैं। क्योंकि बड़े लीडर्स जब हो जाते हैं तो नीचे की चीज़ों को भूल जाते हैं। हुँ, राहुल गांधी जी डुस्सू ऑफिस आए थे तब उन्होंने कई मुद्दों पर बात करी थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन की, इसके बाद जो समस्याएँ यूनिवर्सिटी में चल रही हैं उनके ऊपर। हुँ। जी। तो उम, आप जो राजनीति, अगर हम देश की राजनीति की बात करें, नरेंद्र मोदी को लेकर आपका क्या सोचना है? देश के प्रधानमंत्री हैं, छात्रों की भी बात उनको सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री का फर्ज केवल प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाकर बैठना नहीं होता, ना संसद में देना स्पीच होता, ना विदेश के दौरे करना होता। उनसे अलग भी छात्रों की, युवाओं की, देश की, पीड़ित वर्ग की आवाज़ को सुनना होता है और उसका समाधान कराना होता है। शायद वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी फेल हैं, जो आज तक उनको हमारी बात नहीं सुनाई दी। रेखा गुप्ता जी के बारे में टिप्पणी? रेखा गुप्ता जी डुस्सू प्रेसिडेंट रही हैं, पर शायद 100 दिन से ज़्यादा उनको अब हो चुके हैं। हुँ, डुस्सू आज तक नहीं आई, वो मैंने इनको इनवाइट भी करा है। समस्याएँ उनके समय पे भी रही होंगी हुँ, और आज भी समस्याएँ हैं, तो रेखा गुप्ता जी से मैं अनुरोध करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ज़रा आएँ इस डुस्सू ऑफ़िस में और बच्चों की समस्याओं को सुन के उनका समाधान करें। हुँ, मैं समस्या नहीं बताऊँगा, बच्चे ही बताएँगे आपको। दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा जी युवाओं की आवाज़ हैं, हमेशा से इम्पोर्टेंस उन्होंने दी है युवाओं की और युवा की राजनीति पे ऊपर, और मेरा अच्छा रिलेशन है उनके साथ। हुँ। आपके जो पॉलिटिक्स में आइडल कौन रहे हैं? आइडल शहीद-ए-आज़म वीर भगत सिंह जी रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं रहे हैं, संघर्ष के
और इनकलाब को, आवाज को बुलंद करने के रहे हैं, तो एज सच एज कोई इंस्पिरेशन या आइडल नहीं है। हुँ। अब जैसे छात्र राजनीति का हम ज़िक्र करें, मैं हरियाणा का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी। जी। वहाँ छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। आप इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि छात्र राजनीति होनी चाहिए, ये चुनाव होने चाहिए? छात्र राजनीति जी, छात्र है देश का भविष्य, हुँ, कल का भविष्य। छात्र राजनीति के जो चुनाव हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। अब ना राजस्थान में हो रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ना हरियाणा में हो रहे हैं, ना उत्तराखंड में हो रहे हैं, ना हिमाचल में हो रहे हैं, ना जम्मू-कश्मीर में हो रहे हैं, तो हो कहाँ रहे हैं? हुँ, गिने-चुने विश्वविद्यालय बचे हुँ, हैं, हुँ, जैसे हुँ, दिल्ली विश्वविद्यालय, और हो सकता है आने वाले समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के भी चुनाव ये सरकार बंद कर दे। पर वो हम होने नहीं देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बंद कर रहे हैं तो वो सरासर गलत है। एक आम घर का बच्चा आगे आकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतता है, तो वो बड़े-बड़े नेताओं की कुर्सी को खतरे में डालने का काम करता है, उनके बच्चों की कुर्सी को डालने का काम करता है। हुँ। तो क्या ऐसी है संभावना या इस तरह की कोई बात आई कि यहाँ इलेक्शन बंद हो सकते हैं डूसू में भी? ऐसी बात बीच में आई थी आई कि थी। डुस्सू हुँ। डुस्सू के चुनाव का मॉडल चेंज करा जाएगा, पर वो हमने विरोध करके नहीं होने दिया। हुँ। और डूसू का इलेक्शन मैं कहूँ कि देश की राजनीति तक पहुँच होती है, यहाँ बड़े-बड़े नेताओं से बहुत इसे एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माना जाए। जी, निश्चित तौर पर। हुँ। और सवाल मेरा ये भी कि हम बहुत सारे विश्वविद्यालय देखते हैं, बहुत सारे क्या मैं तो भारत के लगभग विश्वविद्यालयों का ज़िक्र करूँगी। उनसे ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद एक भीड़ निकलती है छात्रों की, बेरोज़गार भीड़ निकलती है। बेरोज़गार, हुँ। जी। तो इसका क्या समाधान हो और क्या समाधान आपको लगता है? और जो प्रोफ़ेशनल कोर्स भी हो गए, मैं उनमें बताऊँ मान लो कि जर्नलिज़्म का ही है, तो उनको छोटी-छोटी प्लेसमेंट दी जाएगी। वो 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 वो आगे का भविष्य नहीं है, तो ये बेरोज़गारों की भीड़ विश्वविद्यालय बढ़ा रहे हैं ना, इनका क्या समाधान हो? देखो जी, आज आपने मेरे से सवाल पूछा है हुँ, बेरोज़गारी के ऊपर। हुँ, जनता अपने नेता को चुनकर भेजती है कि वो जनता के कामों को करे। हुँ, अब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट भी है, हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है, हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी है। तो उन मिनिस्टर्स का क्या जवाब रहता है? मैं तो कभी इन मिनिस्टर्स की आज तक कोई स्टेटमेंट ही नहीं सुनी कि हुँ, हमने रोज़गार के लिए क्या अवसर प्रदान करे, हमने एजुकेशन में क्या हम रिफॉर्म्स लेकर आए। हमारा काम छात्रों को पढ़ना है। हुँ, रोजगार देने का काम सरकार का होता है, सबसे मूलभूत सुविधा या प्राइवेट कंपनीज का होता है। हुँ, पर आज तक हमेशा हमें युवाओं को देखने का मिला है, तो वह सरकार की चुप्पी। हुँ, ना तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बोलती है, ना एम्प्लॉयमेंट बोलती है, ना एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं, ना हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। तो बोलेगा कौन इस रोजगार के ऊपर? परेशान तो आप हैं, मैं हूँ, हुँ, और जो इस विश्वविद्यालयों से भीड़ निकल रही है बेरोजगारों की संख्या की, वो हुँ, इतनी ज्यादा है कि उनकी आप गिनती ही नहीं कर सकते। हुँ, अब एक इसी विश्वविद्यालय की भीड़, एक साइकिल चालक मेरे को कहता है कि मैं डीयू के सोल से पढ़ा हुआ हूँ, वो हुँ, रिक्शा चलाने पर आज मजबूर है। हुँ, क्यों? रोजगार ही नहीं है उसके पास, तो वो करेगा क्या? इस पे सरकार क्यों नहीं बोलती है? तो मैं तो सारी युवा पीढ़ी से ये कहूँगा कि सरकार से जवाब लेना शुरू करे और उनसे रोजगार के लिए माँग शुरू करे। हुँ। आप कास्टिज़्म को लेके क्या सोचते हैं? जी, मैं जातियों में नहीं मानता, सर्व समाज को हमेशा से, हर एक समाज को इज़्ज़त देना मेरी प्राथमिकता रही है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी विशेष से हो, वो भारत का नागरिक है, और हमारी मूलभूत सोच केवल भारत को आगे ले जाने की होनी चाहिए, और ये सभी युवाओं से मेरा प्रयास भी रहता है कि मैं अपनी विचारधारा उन तक लेकर जाऊँ। हुँ। अब मैं जब रोहतक पढ़ा करती कॉलेज में, तो जिनका अच्छा ब्योत होता, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती, वो दिल्ली में एडमिशन ले लिया करते। और जो बहुत सामान्य परिवारों के थे, वो कहीं कोचिंग के लिए संघर्ष कर रहे होते। किसी सरकारी कॉलेज में अगर उसका नंबर आ गया या दाखिला हो गया, तो वो दाखिला ले लेता था। तो मैं मानूँ कि वो जो गाँव देहात के बच्चे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, अब उनके लिए आपने क्या सोचा है? अभी हाल ही में हम जल्द ही एक पीजी को लेकर एक मुहिम शुरू करने वाले। सबसे ज़्यादा समस्या रेंट को लेकर होती है, तो हुँ, उसके लेकर हम आंदोलन करेंगे। देखते हैं हमारी सरकार उस पर क्या जवाब देती है, क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट बनाना भी सरकार की ज़िम्मेदारी है, पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी है। तो उसमें हम तो आवाज़ बन सकते हैं, करना ना करना सरकार के ऊपर है। पर हाँ, जिस दिन हम सरकार में बैठेंगे और जो-जो कमियाँ हमने फेस करी है, एक भी कमी हम नहीं छोड़ेंगे, और छात्रों की, रोज़गार की, युवाओं की आवाज़ बनने का काम हम करेंगे। हुँ। राहुल गांधी से आपकी जब भी मुलाकात होती है, तमाम मुद्दे उनसे डिस्कस करते हैं निश्चित आप तौर पर। और उनकी जो प्रतिक्रिया वो बहुत पॉज़िटिव रहती है हमेशा। निश्चित तौर पर। हुँ। तो क्या मानते हैं उनका भविष्य भी आप? राहुल जी देश के अगले प्रधानमंत्री होने वाले, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी डिसाइड करेगी।
वो उस पार्टी के एक नेता हैं, एक लीडर हैं, एक बड़े लीडर हैं। तो हुँ। बनेगा कौन प्रधानमंत्री अपने आप में सवाल है और आने वाले समय में इसका जवाब जनता को मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे आपकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, आपको ट्रोल भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। अब आपने कभी देखा आपको कौन ट्रोल कर रहे हैं या आपको जब ट्रोलिंग आपके सामने आती है, आप कैसा महसूस करते हैं उस देखो जी, समय? जो ट्रोलिंग कर रहा है, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि उनको ऐसा लगा कि उनको मुझे ट्रोल करना चाहिए। हम इस लायक तो हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो ट्रोल कर रहे हैं, वो गिने-चुने छात्र नेता हैं, गिने-चुने पार्टी के लोग हैं। एक आम बच्चे का ट्रोलिंग नहीं है वो। हुँ, वो ट्रोलिंग आपको मिलेगी या तो वो किसी संगठन से जुड़े हुए होंगे या वो किसी पार्टी से जुड़े हुए होंगे, जिनका मकसद ये होगा कि हम ट्रोल करके अपना नाम कमाएं कि हमने प्रेसिडेंट को ये बोला या हमने प्रेसिडेंट हुँ, की हुँ, बेइज्जती करी। हुँ, और उस बेइज्जती में जब आप उनके कमेंट्स पढ़ोगे तब वे तो ये बोलते हैं कि मैं फेक कमेंट्स कराता हूँ, हुँ, हुँ, पर कमेंट्स कर अपनी वीडियो पे मैं कमेंट करा लूँ, यही सबसे बड़ी बात रहेगी अगर फेक ही कराने होंगे तो। हुँ, हमारा प्रयास केवल अच्छे मुद्दों की राजनीति है। ट्रोलिंग को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि ट्रोलिंग तो चाहे किसी भी आपने बड़े नेता की बात करोगे उसकी होती है। वो हुँ, कहावत है कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो मैं ट्रोलर्स को कुत्ते भी नहीं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। पर एक जब हमारी सोच है, एक सोच बदलाव की, अच्छी राजनीति की, उसमें उन सबको साथ देना चाहिए, हुँ। रादर देन बेफालतू के लूप होल्स तैयार करके क्रिएट करके उसको एक्सपोज करा जाए। अब जो विश्वविद्यालय की जो हालत हम देखते हैं कि अब एक खास विचारधारा से जुड़े हुए प्रोफ़ेसर्स हैं वहाँ पे, तो क्या इससे जो एक न्यूट्रल छात्र है, उसकी विचारधारा पर असर होता है? निश्चित तौर पर छात्र डाइवर्ट हो रहे हैं। उनके मार्क्स इस कदर से अलॉट किए जाते हैं कि अगर आप इस पार्टी को ज्वाइन करोगे, हुँ, अगर आप एबीवीपी को ज्वाइन करोगे तो आपको मार्क्स अलॉट होंगे। अगर आप नहीं ज्वाइन करोगे तो एवरेज मार्क्स आपको मिल जाएँगे। हुँ, तो अब ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए स्टूडेंट पार्टी तो ज्वाइन करेगा ही। हुँ, माइंड मैनिपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि स्टूडेंट को पहले साल से ही गुमराह कर दिया जाता है हुँ, कि इससे अच्छा तो कोई संगठन नहीं है बातों में, इससे अच्छा कोई संगठन नहीं है दिखावे में, हुँ, इससे अच्छा और मैं कहूँगा इससे गंदा संगठन नहीं हो सकता ज़मीनी स्तर के मुद्दों को सॉल्व कराने के लिए। हुँ। इस तरह की परिस्थिति बनती है जी। और जैसे मैं देखती हूँ कि अब एक और दिखते हैं मुझे लड़के लोग लड़कियों की संख्या मुझे कम दिखती है। देखो, लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा है हमेशा से। हुँ, लड़कियों को आगे आना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट को हम हमेशा से बढ़ावा देते आए हैं, चाहे वो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस कराना हो, चाहे हर कॉलेज के अंदर जिम की मांग हो, चाहे हुँ, वुमेन सिक्योरिटी के लिए हमने सीसीटीवी कैमरास भी डीयू में इंस्टॉल करवाए हैं। तो वुमेन लड़कियों की पार्टिसिपेशन इसलिए कम है क्योंकि जो छात्र नेता हैं हुँ, वो अपने साथ आउटसाइडर भीड़ लेकर चलते हैं, वो डीयू के हुँ, बच्चे नहीं होते। राजनीति इतनी गंदी है दिल्ली विश्वविद्यालय की कि नेताओं को बाहर के छात्रों की जरूरत पड़ रही है, यूनिवर्सिटी के तो उनके पास छात्र ही नहीं है जो उनके साथ कैंपेनिंग करे या उनके लिए हुँ। वोट की अपील करे। तो जब बाहर के आउटसाइडर बच्चे होंगे वो लड़कियों से मिलेंगे तो उनकी मानसिकता ही किसी और प्रकार की होती है जिसको लड़कियां अवॉइड करती हैं। कई बार चुनाव बड़ा हिंसक भी होता है, आपसी लड़ाइयाँ, रंजिश वो तक ये भी तो हो जी जाता है। छात्र राजनीति की लड़ाई है और कहा जाता है कि अगर छात्र राजनीति में लड़ाई नहीं हुई तो कहीं लड़ाई नहीं हुई फिर तो। हुँ, तो इसका भी हम विरोध करते हैं, हम तो समर्थन में नहीं है लड़ाई झगड़े के। हुँ, खुद को लेके कभी ऐसे डर में होते होंगे आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, नहीं जी, सब आज लोग तक देख तो रहे हैं? ऐसा हुआ नहीं है कि हमें कभी डर में चलना पड़ा हो, क्योंकि हम हुँ, अपने आप में मजबूत हैं, भाईचारे का समर्थन इतना है कि हम हुँ, खुलेआम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। हुँ। जिन मुद्दों को लेके आप चले थे, जिन मुद्दों पर आप अपनी आवाज़ मुखर कर रहे हैं, मैं उनके समाधान का अब ज़िक्र करना चाहूँगी। कितनों के समाधान हुए, कितने अभी बाकी हैं? समाधान 50% हुए हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में स्पेशल बस की शुरुआत हमने करी, हुँ, सीसीटीवी कैमरेज़ की शुरुआत करी, हुँ, पीने के पानी की व्यवस्था हमने कराई, हुँ, लॉ फैकल्टी के अंदर एसी हमने इंस्टॉल कराए, उसके बाद वाईफ़ाई की समस्या का हमने समाधान कराया। अब आने वाले समय में जो हम माँगे करेंगे वो मेट्रो कंसेशन पास की रहेगी और पीजी रेंट, हॉस्टल के रेंट की रहेगी। उसके बाद हॉस्टल में सीट अलॉट करने की रहेगी। तो जो 4-5 मुद्दे भी बचे हुए हैं आने वाले समय में उसका भी समाधान हम करेंगे। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में जी, आए, आपने हमें समय दिया, बहुत शुक्रिया रौनक आपका। ये बातचीत आपने सुनी और ये मेरी गुज़ारिश आप सभी से इस बातचीत में चूँकि मेरे सवाल रहे, लेकिन अगली जो बातचीत होगी उसमें मेरे सवाल भी होंगे और आप लोगों के सवाल भी होंगे। कोई और सवाल जो आप रौनक खत्री से पूछना चाहते हैं, वो लिख के भेजिएगा और आगे आपका समय चाहेंगे, दोबारा समय दीजिएगा। एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद जी आपका।